हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफी और ये क्लास 8 का लास्ट चैप्टर आज होगा। चैप्टर जो है 6 है। इसके पहले हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और क्लास 6, 7 और ये 8 जो है आज लास्ट चैप्टर है। इसके पहले हमने क्लास 6 से और क्लास 7 के भी सारे जो है चैप्टर लाइन बाय लाइन कंप्लीट किया है। तो यदि आप चैनल पे नए व्यूवर हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो हैं क्लास 6, क्लास 7 को उसको भी जाकर देख लें। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं ये लास्ट चैप्टर क्लास 8 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। अब पहले हम मानव संसाधन को क्लेरिफाई कर लेते हैं कि पहले मानव संसाधन है क्या। तो जैसा कि संसाधन है, संसाधन हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि संसाधन का मतलब वो है कि जो प्रकृति से हमें मिला है और जो हमारे लिए उपयोगी है उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी जो प्रकृति द्वारा हमें मिला हुआ है और वो हमारे लिए उपयोगी है वो क्या है, वो सब संसाधन है। जैसे जल है, हवा है, उसके बाद से जो भी खनिज पदार्थ हैं या प्राकृतिक रूप से पेड़ है, ऑक्सीजन है, मतलब जो भी हमारे लिए उपयोगी है क्या है, संसाधन है। अब यहाँ पिछली कक्षा में हमने पढ़ा संसाधन, यहाँ हमें पढ़ना है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन क्या है? तो मानव संसाधन का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति से जो हमें संसाधन मिले हैं उसमें अपने कौशल के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है परिवर्तन करके अपने लिए उपयोगी बना लेता है या परिवर्तन करता है, वो क्या है, मानव संसाधन है। क्लियर हो गया? मतलब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रकृति के संसाधन हैं उसमें क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो किस चीज़ के अंतर्गत आ गया? तो मानव संसाधन हो गया। तो आइए हम इस मानव संसाधन के बारे में विस्तार से चैप्टर को पढ़ते हैं। कह रहा फ्रेंड्स, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। मतलब प्रकृति तभी उपयोगी होगी जब हम उसमें परिवर्तन करके अपने लिए उपयोगी बना लेंगे। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? नीचे देखते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। यहाँ अभी आप मानव संसाधन जो पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस चैप्टर के नाम पर ही हमारे पास एक क्या है, मंत्रालय है, जिसको क्या कहते हैं, मानव संसाधन मंत्रालय। देखिए, भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है और इस मंत्रालय का निर्माण कब हुआ, 1985 में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, तो लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। मतलब इस मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत क्या होता है, कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ कुछ पिक्चर दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि संख्या के बारे में दे रहा है कि कह रहा है मेरे विद्यालय में कितने बच्चे हैं, तो 500 बच्चे हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं, मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। ये सारा ये कह रहा है, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, देखिए एक ऑब्जेक्टिव मिल गया आप लोगों को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है PKVY जो है कब हुआ था, 2015 में। इसने जो है करोड़ों युवाओं को 2016 से 20 तक शिक्षित करने का क्या किया, शुरुआत किया। इसका उद्देश्य क्या था कि 2016 से लेकर 2020 तक करोड़ों युवाओं को क्या करेंगे, हम प्रशिक्षित करेंगे। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना। यहाँ संभाव्य आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा, जटिल वाक्य है। देखिए, संभाव्य मतलब होता है कि जिसकी संभावना हो, भविष्य में जिसकी संभावना हो, मतलब हम अपने कौशल के माध्यम से भविष्य में प्रकृति प्रदत्त या कोई भी चीज़ का हम उसमें उस
संभावना को और अच्छे से कर सकते हैं, उस संभावना में हम अपने चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बदल दें। तो संभाव्य मतलब संभावना, जो भविष्य में जिसकी हम संभावना, जिस उद्देश्य की संभावना के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौशल को विकसित कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं जनसंख्या का वितरण। अब देखिए जनसंख्या का वितरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या का वितरण तो सब मिला जुला के भूपृष्ठ पर जो है एक जैसा रहेगा नहीं, तो कहाँ किस तरह की जनसंख्या निवास करती है और कहाँ किस तरह से जनसंख्या का वितरण होगा उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करती है। मतलब 90% लोग कितने परसेंट भाग पर निवास कर रहे हैं, तो 30%। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे हैं। ठीक है, अब यहाँ एक मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यह एशिया में रहते हैं। जो आप ये कलर देख रहे हैं पीला कलर, मतलब ये सारा जो कितना है एशिया। अब देखिए एशिया महाद्वीप जो है, जो 7 महाद्वीप है उसमें कितने परसेंट भाग पे है, 29.5%, लगभग 30% भाग पे है। तो ये दिखा रहा है कि एशिया में इतने लोग हैं। यूरोप में ये संख्या देख रहे हैं आप, ये जो यूरोप की संख्या दिख रही है। उसके बाद अफ्रीका में रहने वालों की संख्या आप देख सकते हैं। उसके बाद से मध्य व दक्षिणी अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनका ये देख सकते हैं ब्लू कॉलम, और उत्तरी अमेरिका में रेड वाले जो हैं, और ओसेनिया है जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में जो है बहुत ही नगण्य जनसंख्या है। तो इस तरह से यह जनसंख्या का वितरण दिखा रहा है चित्र के माध्यम से कि किस महाद्वीप में किस तरह के लोग रहते हैं, कितनी जनसंख्या रहती है। दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। अब देखिए दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया और यूरोप और उत्तरी पूर्वी और उत्तरी अमेरिका ये क्या है, घने बसे क्षेत्र हैं। अब देखिए आप, ये देखिए भारत, चीन की जनसंख्या पहले नंबर, भारत दूसरे, यूएसए तीसरे, इंडोनेशिया चौथे, ब्राज़ील पाँचवें, पाकिस्तान छठवें, बांग्लादेश सातवें, नाइजीरिया आठवें, रूस नौवें और जापान 10वें नंबर पे ये देश की आबादी दिखा रहा है। तो कह रहा है कि दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब जैसे भारत है, देखिए किधर है, तो दक्षिणी एशिया में आता है भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन कौन आ गए, भारत हो गया, चीन हो गया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका में अमेरिका है, यूरोप में आप देख सकते हैं रूस है। तो ये दिखा रहा है कि किस मतलब अक्षांश देशांतर पे जो है जनसंख्या किस तरह से रह रही है। अब कह रहा है कि पता करिए आपकी केवल जो है 5% किस महाद्वीप पे है, 13% किस महाद्वीप पे है और 1% किस महाद्वीप पे है, 12% किस महाद्वीप पे जनसंख्या निवास करती है। इसको आप लोग एटलस से देख सकते हैं और अपने जानकारी के लिए इसको विस्तार से एक बार पढ़ लीजिए। अब विषुवत वृत्त के दक्षिण के अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। जैसे देखिए ये अपना पृथ्वी का जो है हो गया, ये हो गया आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री, और विषुवत रेखा के उत्तर कर्क हो गया, दक्षिण क्या मकर। तो कह रहा है विषुवत रेखा के जो उत्तर में इधर क्या होती है, विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं, और 60% लोग केवल क्या हैं, 10 देशों में रहते हैं। 60% लोग कितने देशों में रहते हैं, 10 देशों में रहते हैं। अभी जो आपने ऊपर देखा 10 देशों के नाम, उस देश में कितने परसेंट जनसंख्या निवास कर रही है, तो 60% निवास कर रही है। और इन सभी देशों में जनसंख्या क्या है, 10 करोड़ से अधिक है। अब भारत में आप जान रहे हैं 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या हो गया है, चाइना इससे ऊपर है। तो यहाँ तो दे रहा है कि मिनिमम में दिखा रहा है कि 10 करोड़ से अधिक है, किसी में 10 करोड़ से कम नहीं। अब भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसको आप लोग समझ रहे हैं। देखिए औसत घनत्व का मतलब क्या हो गया कि जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है। तो यह भारत का कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भारत में किस राज्य का है, तो बिहार का है। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ के इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी पृथ्वी पृष्ठ के इकाई क्षेत्र में, यानी पृथ्वी के ऊपर जो है पृष्ठ जो है, पृष्ठ मतलब क्या हो गया, पृथ्वी पृष्ठ के इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को
मतलब एक इकाई क्षेत्र में जो संख्या रहती है उसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह किस में दिखाया जाता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए कह रहा है संपूर्ण विश्व का जो औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? वह 51 है। अभी हमने पढ़ा कि भारत का कितना है? 382 है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो दक्षिणी मध्य एशिया में है। दक्षिणी मध्य एशिया में कौन से आ जाते हैं फ्रेंड्स? जापान आ जाएगा जो मध्य में पड़ रहा है, चाइना आ जाएगा, और बांग्लादेश भी बहुत घना बसा हुआ है। तो इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया, जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया में हम लोग आ जाते हैं, भारत का आता है। पूर्वी एशिया में आपका जो क्षेत्र आ जाएगा उसमें आपका बर्मा हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारे चीज़ आते हैं पूर्वी एशिया में। जनसंख्या को देखिए वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? वितरण का मतलब हो गया कि जनसंख्या कहाँ पर रुकना चाहती है, कहाँ बसना चाहती है, कहाँ जनसंख्या का जो है ज़्यादा बसाव होगा और कहाँ नहीं होगा। कौन कौन से कारण है कि जनसंख्या कहीं रहना चाहती है और कहीं नहीं रहना चाहिए, मतलब कहाँ लोग बसना चाहते हैं, उसके कारक कौन से हैं? वही कह रहा है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों। कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं? जनसंख्या को वितरण को, मतलब जो निवास स्थान होता है उसको प्रभावित करते हैं कि यहाँ रहने योग्य है, यहाँ नहीं है। तो देखिए पहला नंबर क्या है? स्थलाकृति। मतलब अब पर्वत पठारों में तो लोग रहेंगे नहीं। जहाँ ज़मीन क्या होगा? समतल होगा, उपजाऊ होगा, उसमें क्या है? तो उसमें देखिए गंगा के मैदान है, और इसमें क्या होगा? खेती होगा, विनिर्माण होगा और सेवाओं के कार्य होंगे। अब एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत में क्या होंगे? जनसंख्या विरल होगी। जलवायु कह रहा है, जलवायु कैसी होगी? न अत्यधिक गर्म हो न अत्यधिक ठंडा हो, वहाँ जनसंख्या क्या होगी? रहना पसंद करेगी। अब सहारा का मरुस्थल है जहाँ क्या है? अत्यधिक जो है गर्मी है। रूस का ध्रुवीय प्रदेश क्या है? बहुत ठंडा है। कनाडा और अंटार्कटिका में भी क्या आता है? बहुत ठंडी है। तो वहाँ जनसंख्या का क्या रहेगा? बसाव नहीं रहेगा। मृदा का कह रहा है कि जहाँ मिट्टी क्या होगी? उपजाऊ होगी। तो वहाँ जनसंख्या क्या करेगी? कृषि के लिए उपयुक्त भूमि रहेगी। जैसे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र है, और चीन में क्या है? वांगही, चांगजियांग, और मिस्र में नील नदी जो है क्या है? उपजाऊ क्षेत्र है। तो यहाँ जनसंख्या का बसाव ज़्यादा रहेगा, यहाँ लोग रहना पसंद करेंगे क्योंकि इनको कृषि के लिए उपयुक्त भूमि मिल जाएगी। जल का बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पीने के लिए जल होना चाहिए। जल कैसा हो जाना चाहिए? और लवणीय हो, ये ना हो कि लवणीय जल हो, मतलब खारा जल ना हो, मीठा जल हो। तो विश्व की जनसंख्या कहाँ होगी? नदी घाटियों के क्षेत्र में बसेंगे। मरुस्थल कैसे रहेंगे? तो विरल रहेंगे। ठीक है। खनिज है, अब जहाँ खनिजों का निक्षेप होगा उसके आसपास क्या होगा? जनसंख्या बसेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ उद्योग धंधे शुरू होंगे। तो वह किस तरह का दे रहा? दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खान और पूर्व में जो तेल की खोज में इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। इसके अलावा फ्रेंड्स है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक देख लिए, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र होंगे वहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे, लोग बड़ी संख्या में क्या होंगे? इन क्षेत्रों में आएंगे। जैसे जापान में क्या है? ओसाका, और भारत में क्या है? मुंबई। ये दोनों क्या है? घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक में क्या है? मतलब जहाँ धर्म और संस्कृति की महत्ता मिले, लोग वहाँ जो है अपने धर्म के लिए या धर्म में निष्ठा करने वाले लोग वहाँ ज़्यादा बसाव करते हैं। जैसे वाराणसी है, धर्म स्थली है, धर्म की नगरी है। यरूशलेम आपका हो गया, वेटिकन सिटी हो गया। ये कुछ उदाहरण हैं सांस्कृतिक। ठीक है। सामाजिक कारक में क्या है? तो अच्छे आवास हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की जहाँ व्यवस्था होगी वहाँ जनसंख्या क्या होगा? अत्यधिक जनसंख्या का बसाव होगा। अब यह जीवन प्रत्याशा देख लेते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। जीवन प्रत्याशा में आप देख सकते हैं, देखिए ये कुछ चार्ट के माध्यम से दे रहा है जनसंख्या वृद्धि कैसे हुआ। 500 ईसा पूर्व में क्या था? जनसंख्या 100 मिलियन थी। फिर जो है 1000 में कितना हो गया? 265। ऐसे बढ़ते बढ़ते देखिए 2025 तक जनसंख्या कहाँ दिख रहा है जाने के लिए? 2025 तक जनसंख्या देखिए 8.25 देने जा रहा है। मतलब अभी विश्व की जनसंख्या कितनी है? लगभग 7 अरब है। 2025 तक कहाँ चला जाएगा? लगभग 8525, मतलब 8.5 अरब के आसपास जनसंख्या पहुँच जाएगी। अब जनसंख्या परिवर्तन कैसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है,
यह कई गुना बढ़ गई है। और जैसा कि चित्र देखें आप ऊपर, ऐसा क्यों? तो वास्तव में जन्म और मृत्यु दर की संख्या में परिवर्तन कारण है। अब जैसे मान लीजिए जनसंख्या में अगर मृत्यु दर ज़्यादा होगा, जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम होगी। जन्म दर ज़्यादा रहेगा, मृत्यु दर कमी रहेगी, क्या होगी? जनसंख्या बढ़ेगी। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या क्या हुई? धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। क्यों मृत्यु हो जाती? तो उस समय क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं थीं, लोगों के पास पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं था, जिसके कारण क्या होता था? मृत्यु दर बढ़ी थी। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या क्या हुआ? वृद्धि बहुत कम थी। अब 1804 में विश्व की जनसंख्या क्या थी? 1 अरब थी। ठीक है, देखिए 1804 में जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब थी। और 150 वर्ष यानी 1959 में यह जनसंख्या कितनी हो गई? 3 अरब हो गई। और कह रहा है, इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, इस तरह का जो है। अब 150 वर्ष में क्या हुआ? जनसंख्या कितनी बढ़ी? तो 3 अरब हो गई। 1 अरब से 3 अरब हो गई। 150 वर्षों में कितनी बढ़ी? तो 2 अरब बढ़ी। ठीक है। और फिर कह रहा है कि 1859 से 1999 30 वर्ष, 30 नहीं, यहाँ हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, चूँकि 59 है और ये 99, तो 40 वर्षों के दिन जनसंख्या कितनी हो गई? तो 2 गुनी हो गई। 3 अरब से कितनी हो गई? 6 अरब हो गई। अब वास्तविक आज के डेट में जनसंख्या कितनी है? 7 अरब के आसपास है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कितनी 40 वर्ष में 2 गुनी जनसंख्या बढ़ी है। इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? देखिए, तो खाद्य आपूर्ति हुआ, औषधियों का निर्माण हो गया, जिससे क्या हुआ? लोगों की इलाज सही से हो जाना समय पर, और बीमारियों से कम लोगों की मृत्यु होना। तो ये क्या होगा? जन्म दर बढ़ेगा और मृत्यु दर में कमी आया, इसलिए जनसंख्या क्या हुई है? बढ़ी है। पहले लोगों को खाने को नहीं मिलता था, बीमारी होता था, उपचार नहीं हो पाता था, मर जाते थे लोग। इस तरह से क्या था? जन्म दर तो था, लेकिन मृत्यु दर ज़्यादा था। कह रहा है कि देखिए, जन्म दर अर्थात यानी 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, और मृत्यु दर को 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को आने जाने को क्या कहते हैं? प्रवास। अब मान लीजिए प्रवास क्या हो गया? मतलब आप अपने घर से कहीं गए, वहाँ बस गए जाकर, तो आप क्या कर गए? प्रवास कर लिए, यहाँ से गए और वहाँ बस गए। जन्म और मृत्यु दर, मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर, देखिए प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं? तो कोई देश है तो उसका जन्म दर कितना है और उसका मृत्यु दर कितना है, दोनों का अंतर। जैसे मान लीजिए जन्म दर कितना है? 1000 है, और मृत्यु दर कितना है? 1200 है। तो जो ये अंतर आएगा 200 का, तो वही क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर है। तो यहाँ वृद्धि क्या हो जाएगा? अगर जन्म दर 1000 है, मृत्यु दर 1200 है, तो यहाँ ह्रास हो रहा है जनसंख्या का, यानी माइनस में जनसंख्या जा रही है। तो प्राकृतिक वृद्धि क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है। कह रहा है विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना। अब प्राकृतिक वृद्धि जब मतलब दर क्या होगा? वो बढ़ेगी, तो जनसंख्या क्या मतलब हो रही है? बढ़ रही है। अब यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है? जनसंख्या वृद्धि है, यहाँ जन्म दर क्या है? उच्च दिखा रहा है, यहाँ मृत्यु दर निम्न है। अब यहाँ जनसंख्या जो है, जन्म दर जितना है उतना ही मृत्यु दर है, तो जनसंख्या क्या रहेगी? बराबर रहेगी। अब जहाँ जनसंख्या जो है जन्म दर कम है और मृत्यु दर क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, तो वहाँ जनसंख्या कम हो जाएगी। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। जैसे देखिए, उत्प्रवासी का मतलब क्या हो गया? कि आप एक स्थान से जो है एक देश से दूसरे देश में जाकर के बस गए, उसको क्या कहते हैं? उत्प्रवासी। और अप्रवासी का मतलब क्या हो गया? जो लोग क्या करते हैं? देश में ही आते हैं, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, तो क्या हो गए? अप्रवासी हो गए। अब कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई व्यक्ति अगर ऑस्ट्रेलिया चला गया तो क्या हो गया? अप्रवास हो गया। और सूडान कह रहा है देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया जाता है। देखिए एक बार और स्पष्ट करते हैं आप लोगों को। अप्रवास का मतलब हो गया कि एक देश से दूसरे देश में जाकर के आप बस रहे हैं, ठीक है। और उत्प्रवास का मतलब वो क्या हुआ कि अपने देश को छोड़ करके आप दूसरे देश में जाके बस जा रहे हैं, वहाँ पे मतलब छोड़ दिए, तो क्या हो गया? उत्प्रवास होगा। अप्रवास का मतलब गए हैं कुछ समय के लिए, 1 साल 2 साल 4 साल नौकरी की और फिर आ गए, तो जब गए तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ गई, जब चले आए तो वहाँ की जनसंख्या कम हो गई। और उत्प्रवास का मतलब हो गया कि आप हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, जाके वहाँ बस गए,
तो ये क्या हो गया, उत्प्रवास हो गया। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया, एक तो राष्ट्रीय प्रवाह है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। तो अब मान लीजिए अपने यहाँ भारत के बहुत लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये क्या करते हैं, चले जाएंगे अमेरिका है, जर्मनी है, जा कर के वहाँ पर अपना पेशा करेंगे, वहाँ पे नौकरी करेंगे और आने वाले समय में वहीं क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं। तो अच्छा जो है रोज़गार के लिए, कुछ शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी क्या होते हैं, लोग चले जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। अब यहाँ कर रहा है, जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो क्या होता है, अप्रवास होता है। और जब व्यक्ति एक देश को छोड़ देता है तो क्या है, उत्प्रवास। जैसे मान लीजिए एक दूसरे देश में आप चले जाएगा, जैसे मान लीजिए भारत से चले गए लोग नौकरी करने अमेरिका, तो क्या हो गया, वो अप्रवास हो गया। और जब भारत को छोड़ करके अमेरिका में जाकर सेटल हो गए तो क्या हो गया, उत्प्रवास हो गया। ठीक है। अब जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में क्या है, अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देश जैसे यूनाइटेड किंगडम है, निम्न जन्म दर है और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि क्या है, यहाँ पे मंद है। कहाँ पे, तो यूनाइटेड किंगडम में। और अभी जो हमने पढ़ा ऊपर कहाँ पे, तो ये दिया है आपका केन्या में। ठीक है, केन्या कहाँ है, अफ्रीकी देश है। तो ये जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग देख सकते हैं आप कहाँ पे, जैसे देखिए, देख रहे हैं ना, अफ्रीका में ये देखिए जनसंख्या क्या है, बहुत यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए जनसंख्या थोड़ा सा दिख रहा है। भारत का एक हिस्सा में ये जो है बांग्लादेश सटे जो है क्षेत्र, ये सब क्या है, जनसंख्या बढ़ी हुई है। अब जनसंख्या संगठन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए जैसे संगठन का मतलब हो गया जनसंख्या का जमाव। जैसे मान लीजिए देखिए बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा सघन है। और जापान है, जापान में ओसाका जो आपका है क्या है, बहुत सघन है। लेकिन फिर भी जापान क्या है, विकसित है। वहाँ पे जो है जनसंख्या अधिक होने के बाद भी क्या है, वो डेवलप्ड कंट्री है। और बांग्लादेश क्या है, पिछड़ी कंट्री है, विकासशील है, वो क्या है, विकसित है। तो कह रहा है कि जनसंख्या के अधिक होने से बहुत उसका मतलब नहीं है। मकसद ये है कि अगर जनसंख्या का संगठन है तब भी आपके पास टेक्नोलॉजी, तो आप विकसित हो सकते हैं। वही समझाने का कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। अब जनसंख्या संगठन क्या दर्शाता है, कि जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, कहाँ ज़्यादा लोग बसे हैं या कहाँ कम लोग बसे हैं, उसी को क्या करते हैं, संगठन कहते हैं। मतलब जहाँ जमावड़ा ज़्यादा होगा या कम होगा, वो किस चीज़ से हम दर्शाते हैं, तो संगठन से दर्शाते हैं। हमारी यह जानने में सहायता करता है कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं। संगठन का मतलब क्या हो गया, कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या है और उस जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितनी है, स्त्री जनसंख्या कितनी है, किस आयु वर्ग के लोग हैं। आयु वर्ग के लोग का मतलब कितनी एज के लोग हैं, कितने लोग शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है और स्वास्थ्य दशाएँ कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। और इन सब चीज़ों को हम किससे समझ सकते हैं, तो जनसंख्या पिरामिड से समझ सकते हैं। अभी पिरामिड नीचे दे रहा है, देख लीजिए। कह रहा जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। उदाहरण के लिए कह रहा है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियाँ विभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या क्या है, 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई हैं और यह जन्म दर को स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्धि लोगों को है। जैसे ऊपर अभी जो जनसंख्या पिरामिड है, हम समझ लेते हैं यहाँ से। जैसे ये देखिए,
ये जनसंख्या क्या है, पिरामिड है। तो ये जो है दिखा रहा है 0 से 4, ये 0 से 4 का देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। मतलब क्या है, जनसंख्या 0 से 4 वर्ष के लोगों की क्या है, अधिक है। 5 से 9 वर्ष की थोड़ा सा कम है। 10 से 14 वर्ष की जनसंख्या थोड़ी सी इससे कम है। और लास्ट में अब देखिए 75 वर्ष के आयु में संख्या क्या है, बहुत ही कम है। मतलब एक एवरेज देख सकते हैं आप। तो क्या है, 0 से 4 से ले करके और 0 से जो है 10 से 14 के बीच का संख्या क्या है, अधिक है। यह जो है कन्या का पिरामिड है। मतलब यहाँ पे जो है जीवन प्रत्याशा लगभग 75 साल है, लेकिन एक औसत देखा जाए तो 60 से 64 दिया है। और औसत में जो प्रतिशत है वह 0 से 15 वर्ष तक का ले लिया जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और 15 के बाद से आप 60 से 64 तक देख लें तो जनसंख्या मतलब ऊपर घटते क्रम में है, और ऊपर जो है इसके बाद बहुत ही कम लोग जीवित रहते हैं। कह रहा है जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षित अधिक है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। अब ये भारत का पिरामिड देख लीजिए। यहाँ 0 से 4 वर्ष के लोग कितने हैं, उनकी जनसंख्या अधिक है। कहाँ तक देखिए, 15 से 19 तक दिखा रहा है। ये जनसंख्या अधिक है। फिर जो है 60 से 69 वर्ष तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जनसंख्या क्या है, ये जीवन प्रत्याशा हो गया, और इससे ऊपर के लोगों की संख्या कम है। ठीक है, तो यह पिरामिड के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस आयु वर्ग के लोग में जनसंख्या कितनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कम जन्म दर वाले जैसे जो देश हैं, जैसे जापान है, देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए, ये है जापान का। इसमें कह रहा है कि जन्म दर क्या है, कम है, और मृत्यु दर भी क्या है, कम है, जिसके वजह से ये जनसंख्या का आकार देखिए किस तरह से, इस तरह से दिया हुआ है। मतलब 15 से लेकर 19 वर्ष, 15 से लेकर के 65 वर्ष 70 वर्ष तक के लोगों का संख्या क्या अधिक है। और नीचे भी देखिए 0 से लेकर के 15 तक के बच्चा। मतलब यह पिरामिड दिखाया है। तो जापान के लोगों का औसत प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा क्या है, बहुत अधिक है। यहाँ देखिए 85 वर्ष तक दिया है। मतलब 85 वर्ष से अधिक भी जीने वाले लोग हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है, 15 से लेकर के और 70 वर्ष के बीच में। कह रहा है कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाना और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। अब देखिए, जनसंख्या अगर किसी देश में है तो अगर वो जनसंख्या जैसे जो प्रौढ़ावस्था वाली जनसंख्या है, किशोरा वाली जनसंख्या है, तो उसको आप शिक्षित करके, कुशल बना करके उसका आप लाभ ले सकते हैं। यह नहीं है कि जनसंख्या अगर बहुत आपके पास है तो आप जो है कंगाल देश, नहीं, उस जनसंख्या का उपयोग आप संसाधन के रूप में करके बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया जा रहा है फ्रेंड्स कि जनसंख्या क्या है, एक संसाधन है, बशर्ते उसमें क्या होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, उसको शिक्षित होना चाहिए, उसको स्वस्थ होना चाहिए, उसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हुआ। अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा फ्रेंड्स, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, तो भैया इसलिए समझा जाता है कि लोग जब शिक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे तो वह प्राकृतिक संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो लोग क्या हैं, एक संसाधन है। दूसरा है विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। तो विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के बहुत कारण है। जैसे आपने पढ़ा कि मृदा, जलवायु, स्थलाकृति, ये सब चीज़ें हैं। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, तो भोजन की व्यवस्था और मेडिसिन की व्यवस्था की उपलब्धता हो गई है। जन्म दर क्या है, अधिक है, और मृत्यु दर में क्या हो गई है, कमी आ रही है। इसलिए विश्व की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। अब जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, 2 कारकों की भूमिका। तो वही प्रभावित करने वाले कारक में आप दे सकते हैं, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, ये दे सकते हैं। जलवायु भी दे सकते हैं, मृदा दे सकते हैं, और जो है जो भी निक्षेप वाले खनिज निक्षेप है उसको भी दे सकते हैं। जैसे जहाँ डीजल पेट्रोल निकल रहा है वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है।
जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य? जनसंख्या संगठन से हमें पता चलता है कि किस आयु वर्ग के लोग और किस जो है व्यवसाय में लोग लगे हैं, किस शिक्षा में लगे हुए हैं, किस तरह के लोग स्त्री पुरुष हैं, क्या हैं, कितने शिक्षित हैं, ये सब हम संगठन में जानते हैं। जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो यही संगठन जो है पिरामिड में ये जानते हैं कि किस देश में कितनी जीवन प्रत्याशा है और किस आयु वर्ग के लोग कितने जनसंख्या में हैं। तो ये जनसंख्या पिरामिड से देखते हैं। अब कह रहा है फ्रेंड्स, जनसंख्या के वितरण शब्द से तात्पर्य क्या है? तो कह रहा है किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है, वही क्या है? वितरण है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संबंध में प्राप्त करने वाली संख्या। जनसंख्या वितरण जो है किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, वही जनसंख्या का वितरण हो जाएगा। दूसरा दे रहा है वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो 3 मुख्य क्या है? जनसंख्या परिवर्तन कब होगा? तो देखिए, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास से ही क्या होगा? जनसंख्या में परिवर्तन होता है। प्रवास जब करेंगे तो जनसंख्या में क्या होगा? परिवर्तन दिखाई देगा। 1999 विश्व की जनसंख्या हो गई थी, कितनी हो गई थी फ्रेंड्स? 1999 विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? तो 3 अरब हो गई थी, ठीक है। 59 में 6 अरब हो गई थी फ्रेंड्स, ये गलत है। 30 वर्षों में जो दिखा रहा था, जो 40 वर्ष होता है, वास्तव में 2 गुना जनसंख्या बढ़कर 6 अरब हुए। जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या पिरामिड है जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। ये हो जाएगा इसमें, चौथा का पहला हो जाएगा। बाकी नीचे दिया है कि वाक्यों का उपयोग करिए आप पूरा, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से देख करके भरिए, पढ़िए। तो फ्रेंड्स, आशा है कि चैप्टर आप लोगों को जो है काफ़ी जो है लाभप्रद रहा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने जो भी जानने वाले हैं या जो जिनकी ज़रूरत है उनको प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मिलते हैं क्लास 9 के क्लास में, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।